नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले 55 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या जॉन वॉन न्यूमन। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आपको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वह पहली बार किसने बनाया था? तो ऑप्शन है आपके पास्कल, लेविंज, बेबेज या नेपियर। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है वह किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। पास्कल ने आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग हुई? तो पहली जनरेशन में टेक्नोलॉजी पूछी गई है, कौन सी तकनीक उपयोग हुई? तो आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। जो पहली जनरेशन में है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रैम को किस नाम से जाना जाता है? तो रैम को किस नाम से जाना जाता है? तो रैम आपकी एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, परमानेंट, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो रैम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पररी मेमोरी। रैम को हम टेम्पररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। टेम्पररी मेमोरी मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। तो रैम को हम अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोम का मुख्य उपयोग क्या है? रोम का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्पररी स्टोरेज, बायोस स्टोर करना, फाइल सेव करना, इंटरनेट चलाना। तो रोम का मुख्य उपयोग क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस स्टोर करना। रोम का मुख्य उपयोग होता है बायोस स्टोर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट डिवाइस कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। पूछा गया है इनमें से चार में से कोई एक बताना है आपको, कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा माउस। माउस एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? अभी आपको बताया कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर भी बोल सकते हैं हम। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल कौन सा होगा? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, फोटोशॉप, विंडोज, MS वर्ड या फिर टैली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है?
अभी आपका पूछा गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछा गया था, आपका विंडोज़ बताया है। लेकिन पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जांपल, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है लाइनक्स। लाइनक्स नहीं है। विंडोज़, विंडोज़ तो नहीं है, विंडोज़ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बायोस, बायोस भी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक प्रकार का होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है। कंपाइलर क्या है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करने का कार्य करता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? तो ऑप्शन है आपके, फाइल कंप्रेस करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, हार्डवेयर कंट्रोल करता है, वायरस रिमूव करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? देखो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस रिमूव करने का काम होता है एंटीवायरस का। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता। आपका आंसर होगा इंटरप्रेटर का कार्य होता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना। ऑप्शन नंबर ई बी आपका राइट आंसर होगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? स्कूल, वेदर फोरकास्टिंग, ऑफिस वर्क, टिकट प्रिंटिंग। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर फोरकास्टिंग। देखो स्कूल और ऑफिस में तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो बहुत बड़े कामों के लिए होता है। तो स्कूल तो हो नहीं सकता, ऑफिस भी नहीं हो सकता, टिकट प्रिंटिंग जैसे छोटे काम के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बचा, वही आपका राइट आंसर होगा, वेदर फोरकास्टिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन है रेलवे रिजर्वेशन, पर्सनल वर्क, गेमिंग, स्मॉल शॉप्स। तो आप बताइए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में मतलब होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, मतलब मीडियम साइज़ का होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे रिजर्वेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कौन सा पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है? तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो आप जानते हैं ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है। ईसीजी मशीन क्या कार्य होती है? जो हमारे दिल की जांच की जाती है वह ईसीजी मशीन के द्वारा ही की जाती है। तो बोल सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा हमारे दिल की जांच होती है, क्योंकि ईसीजी मशीन एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपका लाइनक्स एंड यूनिक्स। आपको एक ऑप्शन आंसर और याद रखना है, कभी कभी वो लाइनक्स दे देता है, कभी कभी वो यूनिक्स दे देता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? लाइनक्स एंड यूनिक्स आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विंडोज़ एक प्रकार का क्या लिखा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्लाउड स्टोरेज का मेन बेनिफिट क्या है? जो क्लाउड स्टोरेज होता है उसका मेन बेनिफिट क्या होता है? तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे कि आपने क्लाउड स्टोरेज किसकी सेवा है? गूगल की सेवा है। जब आप अपनी फ़ोटोज़ या वीडियो को क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दोगे और एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है उसमें,
तो उस ईमेल आईडी को आप जिस भी जगह लॉगिन करोगे तो वो आपका डेटा उसी जगह पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपकी जीमेल आईडी डाल देता हूं अपने मोबाइल पर, पासवर्ड डाल देता हूं और आपने क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव करके रखा है तो वो सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो यही होता है, ये फ़ायदा भी होता है और कुछ हद तक कह सको नुकसान भी होता है। तो क्लाउड स्टोरेज का मेन बेनिफिट क्या होता है? एनीवेयर एक्सेस, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एलओटी का सही एग्जाम्पल क्या है? एलओटी नहीं है, आईओटी। आईओटी का सही एग्जाम्पल क्या होता है? आईओटी का सही एग्जाम्पल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट वॉच। आईओटी का सही एग्जाम्पल होता है स्मार्ट वॉच। कुछ क्वेश्चन होते हैं रटने वाले होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को रट सकते हैं, अन्यथा ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। आईओटी जैसे क्वेश्चन कम पूछ जाते हैं और इनपुट आउटपुट संबंधित क्वेश्चन एंड फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन, लिप्री ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको ये कम भी याद रख सको तो ठीक है, चलेगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एग्जाम्पल, देखो एनालॉग कंप्यूटर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बताइए आप कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है। देखो अभी आपको बताया कि ईसीजी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, अभी आपको कुछ ही समय पहले बताया गया था। और पिछले क्वेश्चन में बताया कि स्पीडोमीटर होता है। अभी आपको क्या बताया था? स्पीडोमीटर, हाँ ये बताया स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर एग्जाम्पल है। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर एग्जाम्पल है, ये नहीं हो सकता। ईसीजी हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जाम्पल है, ये नहीं हो सकता। तो डिजिटल कंप्यूटर एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो F7। F7 आपकी स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन जो हुए थे वो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो 20 के बाद क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे जैसे आपके आगे जाते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। तो 20 से 55 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके सभी चैप्टर से लिए गए हैं। जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे वो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर से लिए गए थे, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो पूछा गया था स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, F7। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होता है? आप स्प्रेडशीट में आप फॉर्मूला को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होगा? पूछा गया है किस सिंबल से स्टार्ट होगा, तो आपका आंसर होगा बराबर के सिंबल से स्टार्ट होगा। स्प्रेडशीट याद रखना, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा बराबर के सिंबल से स्टार्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप ही के जैसे स्टूडेंट जब पेपर दे के आते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चन लिख कर भेज देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन लिख कर भेज देते हैं, जिससे आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है? एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप जानते हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे। एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी होती है आल्ट प्लस बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, आल्ट प्लस बराबर। आप कमेंट में बताइए कि आपको पहले से क्या
ए वाला क्वेश्चन आपको पहले से पता था। अगर पहले से आपको पता था तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। अगर नहीं भी पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन है और ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बहुत इनफ है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में 1 से 2 घंटे आप ट्रिपल सी के लिए देते जाइए, उतने में आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेल रेफरेंस A1 B2 किसे दर्शाता है? MS एक्सेल में सेल रेफरेंस A1 A2 A1 B2 किसे दर्शाता है? तो आंसर होगा A1 B2 रो और कॉलम को दर्शाता है। A1 मतलब A का मतलब होता है रो और B का मतलब होता है कॉलम। तो यानी कि A1 का मतलब होता है पहली रो और B2 का मतलब होता है दूसरा कॉलम। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रो और कॉलम एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपको बताया था कि शॉर्टकट कुंजी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की से पूछ जाते हैं। इसलिए आपके शॉर्टकट की आपको बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास 10 दिन है। तो अगले 10 दिनों में हम एक शॉर्टकट की को कम से कम 10 बार रिवाइज करवा देंगे आपको। आपके रोज़ कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा और पेपर के टाइम पे आपके मैराथन भी करवाई जाएगी, जिससे आपका सभी रिवीजन हो जाएगा। 10 दिन में आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे पेपर में, आप पेपर के 2 दिन पहले आपका 2 3 बार तक रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको कुछ क्वेश्चन याद हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर में बढ़िया स्कोर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जी, स्लाइड शो। हाँ, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F5। F5 से हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है स्लाइड बदलने का इफ़ेक्ट। जब आप, जैसे कि आप कोई एडिटर ऐप चलाते होंगे, कोई सा भी VN, InShot, CapCut, तो आप 2 स्लाइडों के बीच में जब आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो स्लाइडों के बीच में लगाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा जो आपने लगाया है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइड बदलने का इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया है? स्लाइड बदलने का इफेक्ट का मतलब होता है ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? देखो, इंटरनेट का फादर यानी कि इंटरनेट का जनक पूछा जाता है। अभी आपका पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा था कंप्यूटर का जनक, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंप्यूटर का जनक पूछता तो होता चार्ल्स बेबेज, लेकिन नहीं, कंप्यूटर का जनक नहीं पूछा है। तो ऐसे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इंटरनेट का जनक पूछा है। इंटरनेट का जनक कौन है? तो आपका आंसर होगा विंटोन सर्फ। विंटोन सर्फ कहाँ है? और हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विंटोन सर्फ है। अगला क्वेश्चन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किसने किया? WWW का इन्वेंशन किसने किया? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंटोन सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या मार्क जकबर्ग। तो WWW का इन्वेंशन किसने किया? तो आप जानते हैं विंटोन जो सर्फ हैं, इन्होंने तो अभी आपको बताया, कमेंट में बताइए आप इन्होंने क्या किया। जो विंटोन सर्फ हैं वो कौन से हैं? इंटरनेट के जनक हैं। विंटोन सर्फ को यहाँ इंटरनेट के जनक हैं। लेकिन पूछा गया है WWW का इन्वेंशन किसने किया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली ने WWW का इन्वेंशन किया। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म बताइए। आप बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है? आप पढ़ सकते हैं, चारों दिए गए हैं। URL का फुल फॉर्म कौन सा होता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने पहला वर्ड ही पढ़ा होगा,
उससे ही आपको समझ में आ गया है कि URL का फुल फॉर्म में पहले वर्ड में होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखो, आपका बेस मजबूत कराया जा रहा है। यहाँ पर आपकी जो पहली क्लास है, अक्टूबर नवंबर वाले छात्रों के लिए पहली क्लास है, इसलिए आपके पहले कंप्यूटर बेसिस से क्वेश्चन कराए गए और उसके बाद आपके फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन कराए गए और इसके बाद भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको लास्ट में करवाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। CC का मतलब क्या होता है? CC का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। CC का मतलब क्या होता है? अगर आपने पहले कहीं भी पढ़ा है, कोई भी यूट्यूब चैनल में पढ़ा हो या फिर कहीं भी पढ़ा हो, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया होगा कि CC का मतलब क्या होता है। तो जिन छात्रों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको लगते हैं जी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पर कम ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं है। SSC एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहते हैं और 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके हार्ड रहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 50 नंबर की पासिंग मार्क्स चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कोई रैंक तो बनती नहीं है कि फर्स्ट रैंक मिली, सेकंड रैंक मिली है, कि हमारे 90% बनाए हैं कि 95% बनाए हैं। सिर्फ ट्रेड ग्रेड मिलती है कि C ग्रेड, B ग्रेड, जिसका भी कोई मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ SSC में पास होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCC का मतलब क्या होता है? BCC का मतलब क्या होता है? जो कि ईमेल का है। ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है? तो आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब आप जानते हैं कार्बन कॉपी, तो आपको कार्बन कॉपी तो दिख ही रहा होगा और B और जुड़ गया तो B का मतलब होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का सही एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसमें पूछा गया है ई गवर्नेंस इनमें से कौन सा सही एग्जाम्पल है? तो देखो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम तो एक सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ई गवर्नेंस का सही एग्जाम्पल कौन सा है? IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC, ठीक है, जो आपका ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? UPI का फुल फॉर्म पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पर UPI का फुल फॉर्म बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कौन सा UPI का फुल फॉर्म है? तो आपने पढ़ लिया होगा UPI का फुल फॉर्म कौन सा है। तो आपका आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है IMPS का फुल फॉर्म क्या है? IMPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? पढ़ लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फुल फॉर्म को भी अच्छे से देखना है। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का मतलब क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी है, जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग, तो आपका आंसर होगा ईमेल के जरिए पासवर्ड चुराना। इसके कई आंसर बन सकते हैं, तो आपको रटना नहीं है कि फिशिंग का मतलब होता है पासवर्ड चुराना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बोल देता, वो कभी कभी बोल देता है कि ईमेल के जरिए धोखाधड़ी करना, ये भी फिशिंग के अंतर्गत आता है। और कंप्यूटर से डाटा चुराना,
ये भी आपका फिशिंग के अंतर्गत आता है। नकली ईमेल बनाकर डाटा चुराना, ये भी आपका फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो यानी क्वेश्चन अपने हिसाब से घुमा सकता है वो, तो आपको घूमना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिशिंग का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसके कंप्यूटर या मोबाइल का एक्सेस लेना, यही फिशिंग होता है, जो कि ईमेल के ज़रिए किया जाना चाहिए। अगर वह ईमेल के ज़रिए होता है तभी वो फिशिंग के अंतर्गत आता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान बताइए। देखो, जब आप इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे तो हैकर को हैक करना भी मुश्किल बढ़ जाएगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो वही पूछा गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान क्या है। तो ऐसा क्या करें हम जिससे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए। देखो, आप केवल नाम लिख दोगे तो हैकर को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो 1-2 दिन में आपका पासवर्ड ट्रैक कर ही लेगा। केवल अंक लिखोगे, अंक तो और ही से कम होते हैं, केवल 10 अंक होते हैं, तो अंक भी बहुत जल्दी ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन ने @ बना दिया, ठीक है, अपन ने डॉलर का चिन्ह बना दिया पासवर्ड के बीच में, और कई सिंबल होते हैं, स्लैश कहीं हो गया और एरो भी हो जाते हैं। इस प्रकार के सिंबल अगर बना देते हैं यहाँ पर पासवर्ड में तो बहुत ज़्यादा मजबूत पासवर्ड हो जाता है। वो एक प्रकार से हैकर के लिए हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हैकर हैक नहीं कर पाएगा, वो तो सब कर लेगा, लेकिन मजबूत अपनी सेफ्टी अपन कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या है। क्लाउड कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा है, तो आपका सही आंसर होगा क्लाउड कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या है, कहीं से भी डाटा एक्सेस करना। ये आपका पहले भी क्वेश्चन आ गया था, पहले इस प्रकार से आया था कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। तो क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंपाउंडिंग एक ही बात है, कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही एग्जाम्पल कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही एग्जाम्पल कौन है, तो आंसर होगा चैटबॉट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया था आपके 55 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे के जो ना आपके 15 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आज से हम, आपको पता है कि पिछले कुछ 10-15 दिनों से आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके।